नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपके साथ जायसवाल सर, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस क्लास में टॉप क्लास के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। और आपको पता है ये क्लास नंबर आपकी 7 है। इसके पहले 6 पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, जिसका आई बटन पे यहाँ पे ऑलरेडी आपको लिंक दे दिया गया है। प्रत्येक क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है क्योंकि राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, शिक्षकों का परिवार है, आपका अपना और टीचर्स फैमिली है। तो चलिए, सभी लाइव क्लास, ये जो आई बटन आएगा लाइव क्लास के बाद आपको आई बटन पे आ जाएगा, तो ये सभी लाइव क्लास है। लाइव क्लास में आई बटन पे नहीं आएगा। लाइव क्लास के बाद भी अगर वीडियो आप लोग देखते हैं, अगर ठीक है, चूक हो जाती है, कहीं ना कहीं पूरा वीडियो नहीं देख पाते, तो फिर बाद में आप लोग वीडियो अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे। 20 में से आप लोगों का स्कोर क्या रहेगा, आइए जान लेते हैं, फीडबैक आपका जान लेते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है? क्या वह प्रशांत महासागर है, हिंद महासागर है, अटलांटिक महासागर है या दक्षिणी महासागर है? तो आप सभी लोग जानते हैं, ऐसा महासागर जो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में और अफ्रीका के पूर्व में स्थित है, वह आपका हिंद महासागर कहलाता है। जी हाँ, कौन सा महासागर कहलाता है? हिंद महासागर कहलाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंद महासागर भारत के दक्षिणी में स्थित है। हिंद महासागर पृथ्वी का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है और इसकी औसतन गहराई 4000 मीटर है। ये बताइए, पृथ्वी का पहला सबसे बड़ा महासागर का नाम बताइए, ये आपको कमेंट करके बताना है। तीसरा तो आपका हिंद महासागर हो गया, पहला पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य बताना है। आइए बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। दूसरा प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। क्या प्रश्न पूछा जा रहा है? विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई कौन सी है? क्या वह सीन की खाई है, मरीन की खाई है, अरब की खाई है या सिजनी की खाई है? सभी कमेंट कीजिएगा। जी हाँ, प्रत्येक भाई बहन, प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी, जिनका सपना है टीटी एग्जाम को 101% जो है फतेह करना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है। जायसवाल सर स्वागत करते हैं। आप सभी के माता पिता को नमस्कार और प्रणाम करते हैं। आप सभी शिक्षक बंधुओं को, आपके शिक्षक को, आपके सभी शिक्षक के ज्ञान की जो सीमा है, ज्ञान की जो आपका सागर है, आप लोग उनको सभी को जायसवाल सर आप सभी का नमन करते हैं। जी हाँ साथियों, विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई जो कहलाती है वह कौन सी कहलाती है? क्या वह सीन की खाई है, मरीना की खाई है, अरब की खाई है या सिजन की खाई है? तो आप लोगों ने कमेंट अवश्य किया होगा मरीन की खाई। जी हाँ, विश्व की सबसे गहरी समुद्री खाई जो कहलाती है वह मरीना की खाई कहलाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो आप लोगों के स्क्रीन पर पूछा जा रहा है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे बड़े और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? क्या वह आर्कटिक है, प्रशांत है, अटलांटिक है या हिंद महासागर है? नीचे कमेंट बॉक्स में फटाफट अपना कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य करना है। अगर आप लोग लाइव क्लास में लेट आए हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ये लाइव क्लास खत्म होने के बाद भी आप लोग इस वीडियो के माध्यम से प्रत्येक प्रश्न को अटेंड कर सकते हैं, फीडबैक कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा आ चुका है कि सबसे बड़ा और सबसे गहरे महासागर का नाम क्या है? गहरा तो हमने जान लिया, लेकिन बड़ा भी है और गहरा भी है, वह कहलाता है प्रशांत महासागर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ साथियों, सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर का नाम और कोई नहीं, आपका प्रशांत महासागर है। यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है और पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। और प्रशांत महासागर लगभग किस प्रकार के है? वृत्ताकार का है। और एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। और परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु आइए जान लेते हैं, जो प्रत्येक पार्ट पे प्रत्येक क्लास में हम करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर की बात करते हैं, प्रशांत महासागर है, नोट कर लीजिएगा। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर, इसको भी नोट कर लीजिएगा। सबसे बड़ा लवणीय जो सागर कहलाता है वो मृत सागर कहलाता है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। साथ ही साथ सुंडा ट्रेच या जावा ट्रेच कहाँ पे पाई जाती है? तो आपकी हिंद महासागर में पाई जाती है। साथ ही साथ ये भी नोट कर लीजिएगा कि बरमूडा त्रिभुज उत्तरी अटलांटिक महासागर पर स्थित है, यह भी नोट कर लीजिएगा। यूरोप को अफ्रीका के कौन सा सागर अलग करता है? वह है भूमध्य सागर। यह हम क्लास पर ऑलरेडी इस प्रश्न को कर चुके हैं। आइए अब बात करेंगे आपके कृषि, मृदा और फसलों से संबंधित आपके प्रश्न करने जा रहे हैं। जी हाँ साथियों, रबी की फसलें कौन सी हैं? सभी बताइएगा। चना धान, गेहूं, मक्का, मक्का धान, गेहूं, चना गेहूं, सभी बताइए।
रबी की फसलें की अगर बात करते हैं तो चना और गेहूं ये रबी की फसलें हैं। और रबी की फसलें सभी लोग जानते हैं अक्टूबर नवंबर में क्या है, बोई जाती है। ठीक है, फरवरी मार्च में काटी जाती है, ये कहलाती है रबी की फसलें। तो रबी की फसलें गेहूं, चना, आलू, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? चना और जो गेहूं ऑप्शन दिया गया है वह हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके साथ साथ आपके मटर, सरसों, मसूर, ये सारे रबी की फसलें कहलाई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं, मार्च अप्रैल में काटी जाती हैं। ये भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और बरसीम भी आपकी आती है, अलसी हो गया, सरसों, जौ, गेहूं, चना, मटर, ये बात ही कर चुके हैं। और अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है, कटाई मार्च अप्रैल में होती है। खरीफ की फसल जान लेते हैं। खरीफ की फसल देखिए, ज्वार, कपास, मूंगफली, अरहर, सोयाबीन, चावल, मक्का, तिल, रागी, ये सारे खरीफ की फसलें हैं और ये बारिश के मौसम में बोई जाती हैं। जून जुलाई में बोई जाती हैं और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती हैं। तीसरी फसल होती है जायज फसल, जो तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा, तरोई, हरी सब्जियां, ये क्या होती हैं, जायद की फसल कहलाती हैं। और ये फसलें हो जाती हैं मार्च से जुलाई तक की बात करते हैं, मार्च से जुलाई तक का इनका सीजन होता है। अगली फसल होती है नकदी फसल। नकदी फसल में गन्ना, कपास, जूट, चाय, तंबाकू, केला और तिलहन, ये सारे नकदी फसल के अंतर्गत आपके आते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका कि सिल्वी कल्चर संबंधित है, किससे है? सिल्क से संबंधित है, उर्वरक से संबंधित है, या आपके वन एवं वन उत्पाद से है, या फूल से संबंधित है? जी हाँ मेरे प्यारे मित्र, सभी विज्ञानी, सरव व्याख्याता लोग, आप सभी लोग जानते हैं, सभी कमेंट कीजिएगा। देखिए, सिल्वी कल्चर जो संबंधित होता है वन एवं वन उत्पाद से संबंधित होता है। आपका जो सी ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। नो डाउट, आई होप प्रत्येक प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ पा रहे होंगे। विभिन्न प्रकार की कृषि और उनकी विधियां जो होती हैं, ये भी प्रश्न में अक्सर पूछा जाता है। पहली होती है विटीकल्चर, किससे संबंधित है? अंगूर उत्पादन से संबंधित है। पीसी कल्चर किससे संबंधित है? मछली पालन की क्रिया से संबंधित है। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से है। मोरीकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि से संबंधित है। हर्टिकल्चर बागवानी फसलों या फल सब्जी आदि का उत्पादन से होता है। इसी के साथ आपका एपी कल्चर है, मधुमक्खी पालन से संबंधित है। आपका आलेरी कल्चर सब्जियों को उत्पादन से संबंधित है। वर्मी कल्चर केचुआ के उत्पादन से संबंधित है। साथ ही साथ आपका जो होता है पोमोलॉजी, अक्सर पूछा जाता है, फल उत्पादन से संबंधित हो जाता है। और फ्लोरीकल्चर फूल उत्पादन से संबंधित होता है। सिल्वीकल्चर वन संवर्धन से संबंधित हो जाता है। और अंतिम दो हैं आपके, एक है वोल्वीकल्चर जो व्यापारिक स्तर पर जैतून की खेती के लिए संबंधित है। और अगला है आपका हाइड्रोपोनिक्स, जल में पौधे को उगाना अर्थात मृदा रहित खेती से संबंधित है। तो ये रहे महत्वपूर्ण विभिन्न प्रकार की कृषियाँ और उनकी जो विधि से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं और अक्सर एक प्रश्न यहाँ से अवश्य बन जाता है आपका। अगला प्रश्न आइए जान लेते हैं। नीली क्रांति संबंधित है दुग्ध उत्पादन से, पुष्प उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से, या फल उत्पादन से संबंधित है? तो हम सभी लोग जानते हैं नीली क्रांति जो संबंधित होती है आपके मत्स्य उत्पादन से संबंधित होती है। जो श्वेत क्रांति होती है वह दुग्ध उत्पादन से संबंधित होती है। ठीक है, आइए बात करते हैं। साथ ही साथ जो फल उत्पादन का हम जान ही चुके हैं, पोमोलॉजी कहलाती है। फूल या पुष्प का उत्पादन फ्लोरीकल्चर कहलाता है। यहाँ पे पुष्प होगा, पुत्र नहीं होगा। ठीक है, पुष्प यानी फूल, कहीं कहीं आपको पुष्प दिया रहेगा या फूल दिया रहता है। ठीक है, एक आती है सभी क्रांतियों का सम्मिलित स्वरूप होता है इंद्रधनुष क्रांति। और हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से। तो ये सारे हमने क्रांतियों के बारे में आपको अच्छे तरीके से बता दिया। ठीक है, कुछ प्रमुख क्रांतियां भी जान लेते हैं क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति का तिलहन उत्पादन से। नीली क्रांति का मत्स्य उत्पादन से। गुलाबी क्रांति का झींगा या प्याज उत्पादन से। जी हाँ, प्याज उत्पादन या झींगा उत्पादन आए तो कंफ्यूज नहीं होना है। लाल क्रांति है मांस या मटर उत्पादन से। और आपका गोल क्रांति आलू उत्पादन से हो जाता है। इसके साथ साथ भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से होता है। जी हाँ, भूरी क्रांति जो है उर्वरक उत्पादन से है। स्वर्ण क्रांति फल या बागवानी उत्पादन में वृद्धि से संबंधित हो जाती है। अगली आती है रजत क्रांति जो अंडा पोल्ट्री उत्पादन में वृद्धि से संबंधित होती है। अगली क्रांति इंद्रधनुष क्रांति है जो हम पढ़ ही चुके हैं कि कृषि के सभी क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि कृषि इंद्रधनुष क्रांति कहलाती है। काली क्रांति बायोडीजल उत्पादन की कहलाती है। बादामी क्रांति मसाला उत्पादन को बादामी क्रांति कहा जाता है, ये भी नोट कर लेना है। अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से है। ग्रे क्रांति उर्वरक उत्पादन से है। कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से है। और अगली क्रांति है हरित सोना क्रांति जो बांस उत्पादन से संबंधित है।
ये रहे आपके महत्वपूर्ण क्रांति, कुछ प्रमुख क्रांतियाँ जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, परीक्षा में पूछी जाती है। इसी के साथ हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है आप लोगों की स्क्रीन पर है कि भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है? सभी बताइए। तो स्थानांतरित खेती का जो रिवाज कहलाता है वह हमारा जो क्षेत्र कहलाता है वह कौन सा क्षेत्र है? वह कहलाता है दोस्तों उत्तर पूर्वी क्षेत्र। जी हाँ, स्थानांतरित खेती के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र रिवाज के लिए प्रचलित है। पहला ऑप्शन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स की बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि हमारे देश के एक जंगल में उस जंगल के लोग अर्थात आदिवासी की खेती के लिए जमीन ग्राम सभा या पंचायत द्वारा एक विशेष मात्रक यूनिट अथवा इकाई में जिसे टिन कहते हैं आवंटित की जाती है। ये टिन क्या है? तो ये टिन क्या है? अक्सर सीटेट में अक्सर पूछा जाता है, टीटी एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये टिन से संबंधित जो हमारा हो जाता है, मतलब वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टिन बीज बोता है वह टिन कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये टिन क्या है आपका। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपके अगले प्रश्न की। ठीक है, कोई भी एक टिन है वो इतनी जमीन मांग लेता है कि मुझे एक टिन जमीन चाहिए। ठीक है, तो वो एक जैसे नाप तौल में होता है लीटर है, उसी प्रकार यहाँ पे खेती के लिए एक टिन आपका बनाया गया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। झूम खेती में अपनाई जाने वाली पद्धतियों के विषय में नीचे दिए गए विचार करना है। अब देखिए ABCD आपके दी गए हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, और इन ऑप्शन को पढ़ने के बाद आपको जो है नीचे जो है ABCD ये भी दिया गया है, इसको भी आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए, एक फसल प्राप्त करने के लिए कटने के बाद जमीन को कुछ साल तक छोड़ दिया जाता है। ये बिल्कुल बात सही है, झूम खेती में अपनाई जाती है। इस जगह में जो बांस या खरपतवार जंगल पे उगाते हैं उनको उखाड़ के जला दिया जाता है। अगला है खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह काम में लाते हैं। जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। तो डी ऑप्शन आपका कतई सही नहीं दिया गया है। ठीक है, और देखा जाए यहाँ पे आपका जो ऑप्शन दिए गए हैं आप लोगों की स्क्रीन पर है, देखा जाए तो जो सबसे सटीक हमारा बैठता है, क्योंकि देखिए ऑप्शंस हमारे दिए गए हैं कि वनली दिया गया है, वनली आपका डी है या वनली CB और CB या और C है या DA और D है। ठीक है, AND यानी B और C दिया गया है, केवल D वनली, B और C, A और D या केवल A। तो A देखिए हमने जान लिया कि A तो सही होगा, यहाँ पे D दिया गया है तो D हमारा सही नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा जो ऑप्शन नंबर D दिया गया है कि वनली A सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस फसल में कटने के बाद जमीन को कुछ साल छोड़ दिया जाता है झूम खेती में। ठीक है, अक्सर असम राज्य में सारी खेती अपनाई जाती है, इसलिए हमारा जो यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। ठीक है, ये आदिवासी द्वारा प्रचलित खेती है जो पर्वतीय क्षेत्र जैसे आपके नागालैंड, मेघालय में, ठीक है, मेघालय में ज़्यादातर की जाती है और कुछ साल तक ज़मीन को छोड़ते हैं, उसमें खेती नहीं करते। इस जगह पर जो बांस जंगल में उगाते हैं उनको उखाड़ते नहीं बल्कि गिराकर जला देते हैं। ये बात सही है। राख जमीन में खाद का काम करती है। जमीन को जलाते हुए आसपास पेड़ ना जले, जंगलों को नुकसान न पहुँचे, यह भी देखना पड़ता है। फिर जब इस जमीन की बारी आती है तो जमीन को फिर जोता जाता है और मिट्टी के हल्के से हिलाकर बीज छिड़क, मतलब है कि पूरा नहीं, जो मिट्टी को हल्के से हिलाया जाता है फिर उस पर बीज छिड़क दिया जाता है और एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च, चावल बोए जाते हैं। अगला जो प्रश्न है कि नीचे दिए गए खेती करने का विवरण पढ़ना है और इस ढंग को पहचानना है कि एक फसल काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता है। इस भूमि में बांस अन्य खरपतवार उगाते, उन्हें उखाड़ कर, ठीक है, जला दिया जाता है, काट कर जला दिया जाता है, उखाड़ा नहीं जाता बल्कि काट कर जला दिया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा कि झूम खेती से संबंधित हमारा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न के साथ साथ बात करेंगे और इस क्लास में देखिए हमने ज़्यादातर